दोस्तों जी भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं, कल जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में, और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। किस हिसाब से ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, और आज वो व्यापार के साथ साथ में धीरे 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 कैसे उन्होंने भारत पर अधिकार किया, उसी को अपन देखेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश। देखो, मुगलों की बात करें अपन, औरंगजेब के बाद में जो मुगल सत्ता दिल्ली तक ही सीमित हो गई थी। पूरे भारत पर राज किया था औरंगजेब ने। उसके बाद में उनके जो वारिस थे वो सारे नपुंसक थे, कुछ भी नहीं, घर के अंदर आपस में लड़ाई हो गई थी, बस ये चीजें दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गई थी। इसी का फायदा उठाया कि इन्होंने अंग्रेजों ने। तो अपन आगे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आज देखते हैं बंगाल। देखो बच्चों, बात करें अपन बंगाल को पढ़ेंगे अपन। एक राजा थे अलीवर्दी खान, जो कहां के शासक थे, बिहार के थे। और उन्होंने क्या किया, बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिया 1740 के अंदर। और 1740 के अंदर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। और एक युद्ध होता है, कौन सा, घिरिया का युद्ध। और उस युद्ध के अंदर अलीवर्दी खान जीत गए। और अलीवर्दी खान जीत गए और बंगाल के पहले स्वतंत्र शासक बने, और भैया अलीवर्दी खान। तो देखो, उससे पहले जो बंगाल के नवाब थे ना, भारत के अंदर जितने भी रियासतों के राजा थे, वो दिल्ली को क्या पेंशन के तौर पर पैसे भेजते थे। और जैसे अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बने, बंगाल के शासक बने, उन्होंने दिल्ली को पेंशन भेजना बंद कर दिया। और जब दिल्ली वाले राजाओं ने कहा पेंशन क्यों नहीं भेजते हो, तो उन्होंने कहा दम है तो आजा ले जा। कर भाई, नाराज क्यों होता है, मत दे यार, भेजते तो मत कर। तो मतलब समझो आप कि ऐसी हालत हो गई थी उनकी, मुगलों की, कि उनकी औकात नहीं थी कि किसी को क्या जोर से किसी को बता सके। बस पेंशन के मतलब खर्चे पानी के लिए भेजते थे अलग अलग रियासत से, बस इतनी ही थी दिल्ली। तो अपन बात करते हैं बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन बना, पहला स्वतंत्र शासक? तो आप हो गए सर अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान ने बच्चों, कहा जाता है कि बंगाल का इतना डेवलपमेंट करवाया कि बंगाल को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। क्या, बंगाल को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। किसानों के ऊपर टैक्स व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म कर दी, किसानों के विकास के लिए इतने सारे काम करवाए। हर वर्ग हर व्यक्ति सारे खुशहाल थे। और अलीवर्दी खान के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, इतना डेवलपमेंट करवाया। अलीवर्दी खान के कोई बात करें पुत्र नहीं था, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी प्रधान सेनापति सिराजुद्दौला के साथ में कर दी। सिराजुद्दौला कोई बहुत जबरदस्त लीडर था भैया। अलीवर्दी खान के बाद में राजा कौन बना, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला राजा बना। देखो जो बात करें पर भारत का नक्शे के हिसाब से देखिए, आज अपन प्रेजेंट टाइम के अंदर ये अपना प्यारा भारत है। अब देखते हैं इधर, तो देखो बंगाल, ये पूरा बंगाल, ये क्षेत्र मानो बंगाल, दिल्ली है, बस इतनी सी, ये है दिल्ली का राजा। और बिहार का राजा, बिहार भी क्षेत्र आ गया बंगाल के अंदर। तो अब देखो, ये बिहार का राजा, ये बंगाल का आक्रमण करके पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया, राज कर लिया। इतना बड़ा एरिया किसका हो गया, अलीवर्दी खान का। फिर राजा कौन बना, सिराजुद्दौला, बहुत बड़ा। तो ये समझो भारत की सत्ता यहीं पर थी, सिराजुद्दौला हुआ, इतना पावरफुल बंदा था। अब अंग्रेजों को लगा यार ये दिल्ली पर ये चापलूसी करते थे, कल ही बताया था मैंने, और अपने क्या थे, सारे भोगी थे अपन, ठीक है ना। बस दिल्ली के राजा सोलह सुंदरियों के भोगी थे, ब्रिटिश ये पहुंचा देते थे, और ये क्या चापलूसी करते करते इनके साथ पड़े रहते थे। अंग्रेजों ने सोचा यार इतना बड़ा साम्राज्य है, क्यों ना अपना आक्रमण करे, कुछ को लूट ले। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बिहार के कुछ एक क्षेत्र पर क्या आक्रमण किया और उसको जीत लिया। ये जब सूचना यहां मिली किसको, सिराजुद्दौला को, कि भैया इस हिसाब से अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों को बुलाया, अंग्रेजों को लेटर लिखा सिराजुद्दौला ने, आ रहा भैया आप आओ मिलने के लिए बंगाल में। अब भैया क्या हो गए, अंग्रेजों के पसीने छूट गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 146 अंग्रेज मिलने आए, और उसी घटना को क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये कब हुई, 20 जून 1756 को, ठीक है ना, ठीक है, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी। कैसा, इसमें क्या हुआ, 146 अंग्रेज क्या है, मिलने आए, किससे,
सिराजुद्दौला से। और जब सुबह हुई ना, एक रात्रि के अंदर बैठक हुई थी उनकी, जब सुबह हुई तब ओनली फॉर 23 ही जिंदा बचे। तो आप लोगों से ये क्या हुआ, बस यही तो हुआ, सिराजुद्दौला ने ठोका उनको, और इतना ठोका कि 123 तो झेल ही नहीं पाए। सुबह जैसी गेट खुले भागे 23, और भैया 23 भाग कर गए अंग्रेज अधिकारी के पास में। और अंग्रेज अधिकारी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के सामने दुबड़ा रोया उन 23 में। और वो आपको 23 जिंदा क्यों बचे, उन्होंने पांव पकड़ लिए थे सिराजुद्दौला के साथ, बड़े अधिकारी हैं वो है, हम तो सैनिक है नॉर्मल, हम क्या बताएं आपको, वो 23 बचे थे। और जाकर रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि पूरी रात ठोका सिराजुद्दौला ने, इतना ठोका कि समझ क्या बताएं, और इतनी भयंकर उनकी पिटाई हुई भैया, 123 तो झेल ही नहीं पाए थे, इतना खतरनाक उनको ठोका दिया। ठीक है, समझ में आई आपको। अब यही घटना क्या क्लाइव ब्लैक होल ट्रेजेडी, रॉबर्ट क्लाइव ने पूछा कैसे मर गए, तो उन्होंने कहा दम घुटने से मर गए भैया रात्रि में, ये हुआ। ठीक है, अब उनका दम है तो आज हम बताइए आपको। अब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि बदला तो लेंगे लेकिन टाइम आने दो, क्यों अंग्रेज चक्कपट के माध्यम से बदला लेंगे, क्योंकि अंग्रेज कितने थे, 2000 अंग्रेज आए बस। और इधर बात करें बंगाल के पास में 2 लाख की सेना और उतने वीर प्रतापी सैनिक, अगर 20 सैनिक भी भेज देना सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ, सालों को मारकर ठोकर आ जाए। लेकिन अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने चाल चली, और रॉबर्ट क्लाइव आया यहाँ पर, और रॉबर्ट क्लाइव आकर इन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर आए और उन्होंने पूरा देखा भैया यहाँ पर इनके वीक पॉइंट क्या, कमजोर कड़ी कौन है, और इनके प्रधान सेनापति कौन थे, मीर जाफर के पास में एक सैनिक को भेजा कि बुलाओ, उससे मीटिंग करते हैं, उससे बात करते हैं। और मीर जाफर के पास में एक सैनिक जाता है, उन्होंने कहा हमारे अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या, हाँ जी। क्या देखो भैया, हमारे अंग्रेजों को मार दिया था सिराजुद्दौला ने, हम तो देखो हमें तो आक्रमण करना ही है, किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर। अगर आप हमारा साथ दो तो बंगाल को जीतकर हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, आप बताओ कैसा लगा। तो अब वो सेनापति था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाए तो राजा, तो उसने कहा बहुत बढ़िया है, अच्छा तो लगा, लेकिन आपके पास भी क्या पावर है, क्या पावर के आक्रमण करेंगे हम, आप हमें सपोर्ट करो, सिराजुद्दौला को मारो और राजा बना देंगे आपको, ये प्रस्ताव रखा। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ, सोचकर बात करूंगा मैं। अब देखो वो घर जाकर उनका एक बेटा था, और उनके बेटे का नाम है मीर मोहम्मद, जो कौन था, सिराजुद्दौला की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी, पूरी सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी कुछ भी कह दो, गार्ड उनकी पूरी। क्यों राजा को जेड सिक्योरिटी दी जाती थी ना, बस वही था। उसको कहा बेटा अंग्रेज हमारे साथ हैं और अंग्रेज आक्रमण करना चाहते हैं, और हमें ऑफर दिया बंगाल का नवाब बनाने का, क्या किया जाए। जैसे अपने पापा को कहते कि अब बाटो प्रधानमंत्री बन जाओ, तो अपना बापू मौज बढ़ गई, पढ़ने बन पड़ा, टेंशन खत्म, तो बस ये मौका मिला तुमके बापू मौज बढ़ जाए। कह लेके ध्यान रखना, अगर सिराजुद्दौला को इस बात का पता चल गया तो सबको मार डालेगा, वो बहुत खतरनाक युद्ध है वो। क्या ठीक है बेटा, अंग्रेजों को कहते ना कि युद्ध इतना खतरनाक होना चाहिए, आक्रमण इतना खतरनाक होना चाहिए कि खुद सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में आ जाए, तब तो ठीक है मौका पाती मार दूंगा मैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। और फिर कौन सा होता है बच्चों युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। देखो भैया बात करें अपन बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 को, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 को हुआ, और किस किस के मध्य, तो आपको वैसे बंगाल के नवाब कौन है, सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और किसके मध्य, तो आपको वैसे नेक्स्ट कौन, अंग्रेजों के मध्य। अब देखो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया अपने पेपर में आया था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो आपको वैसे रॉबर्ट क्लाइव, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ये था भैया अंग्रेज सैनिक। क्लियर हो गया, अंग्रेज अधिकारी पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध कर दिया, और सिराजुद्दौला के साथ में क्या हुआ बच्चों, विश्वासघात हुआ, और मौका पाकर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मार डाला, और विश्वास में हमने खो दिया बंगाल को, ठीक है। और क्या हो गया, अंग्रेज जीत गए, और सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात किसने किया, तो आपको सर इनके साथ में विश्वासघात किया इनका जो प्रधान सेनापति था मीर जाफर ने। ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया, तो आपको सर मीर जाफर जो कि प्रधान सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का, उसने विश्वासघात किया और इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला को मार दिया।
और अब भैया कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए भैया, विजय हुई। अब देखो बंगाल पर राज किसका हो गया? अंग्रेजों का। आप कहोगे सर क्या शर्त मुताबिक अंग्रेजों ने मीर जाफर को राजा बनाया, बंगाल का नवाब बनाया? बिल्कुल बनाया, लेकिन अधिकार तो अपने हैं सारे अंग्रेजों के पास है। जैसा नाच नचाए वैसा डांस कौन करे? मीर जाफर। बस ऐसा हो गया, कठपुतली बनकर रह गया अंग्रेजों की कौन? मीर जाफर। और अब देखो भैया उसके बाद में जैसे युद्ध जीते कौन? अंग्रेज। और बंगाल के ऊपर टैक्स ही टैक्स लगा दिए, किसानों की हालत करते गंदी। उन्होंने कहा हमें तो पैसा चाहिए राजस्व, क्या टैक्स के रूप में लो, किसानों पर अनशन तरीके से टैक्स लगा दिए, भयंकर तरीके से। अब क्या होता है? हुआ क्या? इनका मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम ने बुलाया किसको? मीर जाफर को। कहा बंगाल के नवाब आप हो या अंग्रेज हो? कहा मैं हूं। तो फिर ये क्या है? ये अंग्रेज मतलब किसानों पर टैक्स वगैरह क्यों लगा रखे इतने ज्यादा? इसको हटाओ। और अंग्रेजों को क्यों चल रही है इतनी? आप वो बंगाल के नवाब को सालों को निकालो बाहर। उनका ठीक है देता हूं। वो नहीं संभला, एक दिन गुस्सा आया, साले मुंह में डाल दी पिस्टल। कब बोल उनको हटाएगा नहीं हटाएगा? तो भाई तू बढ़ जा, ठीक है ना। अब बढ़ गया मीर कासिम बंगाल का नवाब। मीर कासिम ने बगावत कर दी, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 के अंदर, 1764, ठीक है ना। ये कब हुआ? 1757। लेकिन आपको वैसे युद्ध होने में टाइम लग गया, 7 साल लग गए। 7 सालों में हमारी सेना हमारे खिलाफ हो गई, अंग्रेजों ने सारी सेना अपने कब्जे में ले ली। और इस युद्ध के अंदर हमारी सेना हमारे खिलाफ लड़ी और मीर कासिम को मार दिया गया। और बंगाल किसके अंदर चला गया? अंग्रेजों के। बंगाल पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। तो लिखो बच्चों, जिस हिसाब से व्यापार करने आए थे आज क्या कर लिया? राज कर लिया, छल कपट के माध्यम से। अंग्रेज क्लियर हो गया? ये मिटा दो। अब देखो कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। कब? 1764। किस किस के मध्य? बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य। और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और बंगाल क्वेश्चन पूछा जाए बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो का सर मुनरो ने क्या कर दिया? बेल कर दिया। ये चीज है हेक्टर मुनरो, समझ में आ गया आप लोगों को? ये था अंग्रेज अधिकारी। और अंग्रेज इस युद्ध में विजय हुए। देखो बच्चों, और क्या हो गया? बंगाल के ऊपर राज कर लिया। और यहाँ पर क्या करने आए थे? बिजनेस करने, ट्रेड करने, व्यापार करने आए थे। और यहाँ पर क्या कर लिया? राज कर लिया। और देखो हमारे गद्दारों ने साथ दिया। अगर विश्वासघात नहीं किया होता, ठीक है, तो अंग्रेजों की सत्ता देश में नहीं पनपती। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो क्लियर हो गया? अब बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? किसका हो गया? अंग्रेजों का। ये चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, अपन बंगाल को तो जीत लिया, अब चलते हैं अपन मैसूर को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब लिख लिया इतना, बड़ा तरीके को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। हाँ देखो मैसूर की बात करते हैं। मैसूर एम्पायर, मैसूर साम्राज्य। मैसूर एम्पायर के फाउंडर कौन थे बच्चों, ये बताओ। मैसूर साम्राज्य के संस्थापक वेरी गुड, हैदर अली। हैदर अली 1764 के बाद के अंदर उनका कहां पर पूरा राजा मैसूर कर गया। मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, और किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। अरे क्यों ब्रिटिश के लिए तो थी, किस कारण? रीजन क्या था? पुर्तगाली वापस पास अब मैं बताऊं आपको। पुर्तगाली तो पास से थे, बोला रीजन है, वो सुनो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। और वहां पर रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहां है? इंडिया में। भारत में सबसे ज्यादा सिल्कवॉर्म का, रेशम का प्रोडक्शन कहां होता है? कच्चा रेशम का उत्पादन है, तो आपको क्वेश्चन मैसूर में होता है। तो ये क्षेत्र तो उनके लिए बहुत जरूरी था। और इसी रास्ते मैसूर से क्या खरीदते थे वो, ठीक है ना। और वहां से क्या पोर्ट ले लिया लीज पर, और वहां से बेचते थे। लेकिन हैदर अली ने वहां पर टैक्स लगा दिया बहुत ज्यादा। और अंग्रेजों ने कहा ये टैक्स इतना तो भैया करना है तो निकलो यहाँ से। कोई यार ये क्या बात है, बात यही, निकलो यहाँ से।
और हैदर अली बहुत खतरनाक था। और उसका बेटा कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा कौन है? टीपू सुल्तान। और जिसे क्या कहा जाता है? मैसूर शेर। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। इस बंदे ने अपने झंडे के ऊपर, जो राज्य का झंडा था उसके ऊपर शेर की फोटो आती थी। टीपू सुल्तान बहुत खतरनाक योद्धा था भैया, और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। ठीक है। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, मैसूर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मैसूर साम्राज्य की राजधानी कैपिटल बताओ। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और कौन सी नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे। ये चीज है। तो अब देखो, वैसे तो 1764 में लड़ाई हो गई थी शुरू अंग्रेजों की, ठीक है ना, आपस में धर्मत पे दौड़े, और मेनली युद्ध हुए हैं मैसूर और अंग्रेजों के मध्य 4 लड़ाइयां हुई है। 1769 से लेकर 1799 तक 4 युद्ध हुए हैं। ये चीज है। 1764 में लड़ाइयां शुरू हो गई थी नोक झोंक वाली, ठीक है ना। 1769 से लेकर 1799 तक 4 युद्ध हुए। किसके बीच में? मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। और चौथा युद्ध, दूसरे युद्ध के अंदर हैदर अली मारा गया था, लेकिन कोई भी युद्ध में हार नहीं हुई थी। किसकी? मैसूर की। फिर चौथा है युद्ध इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन आता है अपने, मैसूर और अंग्रेजों के मध्य कितनी लड़ाई हुई? 4 युद्ध हुए। अपना चौथा युद्ध देखो। अभी बात करेंगे अपन चौथे युद्ध की। अंग्रेजों का ये क्षेत्र बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको हथियाना चाहते थे वो, इनकी निगाहें थी इसी के ऊपर। मैसूर एक छोटा सा साम्राज्य। अब देखो आप, अंग्रेजों व मैसूर के मध्य कितनी लड़ाई हुई? मध्य युद्ध हुई। कितने वॉर हुए? कैसा? 4 युद्ध हुए। और चौथा, अगर फोर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध, कैसे आता है? हिंदी में बोलते हैं आंग्ल, हाँ, और अपने बोलते हैं कैसे? आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। तो आप ब्रिटिश मैसूर वॉर, ये चीज है। चौथी, तो आप कह सकते हो सर अंग्रेज और मैसूर के बीच में चौथी लड़ाई, और कब हुआ ये? 1799 में चौथा युद्ध होता है। और इसके अगर बात करें अपन, और ये किस किस के मध्य हुआ, तो आपको कह सकते टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के मध्य, अंग्रेजों के मध्य, ठीक है ना, ये चीज है। और टीपू सुल्तान कहां का था? मैसूर का नवाब था, मैसूर का राजा था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था, कोई बताएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? धोखे से मार दिया, टीपू सुल्तान मारा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। अब आपको सर 4 युद्ध हुए, 3 युद्ध यही जीता था टीपू सुल्तान, चौथे में हारा। तो क्यों हारा? इसके पीछे रीजन क्या है? इसी को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। अब देखो, बंगाल किसके अंडर आ चुका है? अंग्रेजों के पास। जो मराठा क्षेत्र है महाराष्ट्र, अंग्रेजों के पास। दिल्ली अंग्रेजों के साथ। दिल्ली, मराठा, ब्रिटिश की सेना, बंगाल की सेना, चारों मिलकर भी मैसूर को नहीं हरा पाई। छोटा सा साम्राज्य, लेकिन सैनिक बहुत खतरनाक थे। टीपू सुल्तान बहुत खतरनाक योद्धा था। लेकिन चौथा क्या हुआ कि वो हार गया। इसके पीछे भी रीजन बताता हूं। इसको समझने के लिए अपन एक छोटी सी बात करते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। क्या? सब्सिडरी अलायंस, बोले तो सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस, आप ये बताओ सब्सिडरी अलायंस क्या है? जो हमारा दोस्त उसका हमारा दोस्त, सब्सिडरी अलायंस सहायक हमारा संधि। दोस्त सामने वाले दुश्मन। अब मैं बताता हूं क्या चीज है। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला अंग्रेज अधिकारी की शुरुआत हो गई, और अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये संधि, सहायक संधि क्या होती है? सब्सिडरी अलायंस होती है इसको इंग्लिश में। क्या? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ये क्या था? देखो, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा, एक संधि लेकर आए, एक एग्रीमेंट लेकर आए, एक ट्रेटी लेकर आए, और इसमें यह कहा गया देशी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से, जिनके ऊपर राजाओं का राज था। देखो, भारत के अंदर बहुत सारे क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी, 565। तो बड़ी बड़ी, चाहे कोई सी बड़ी रियासत हो चाहे छोटी रियासत हो, हर एक के ऊपर खतरा रहता है युद्ध का, रहता ही है ना, कि इस राजा ने दूसरे पर आक्रमण कर दिया, हमेशा खतरा रहता है। इसमें यह कहा गया कि इस संधि के अंदर साइन करोगे तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके ऊपर कोई दूसरी रियासत, दूसरा राजा अगर आक्रमण करता है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम लड़ेंगे। तो हमने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको साइन करना पड़ेगा। और
और ये है कि आपके पास में कितनी सेना है, तो उन्होंने कहा हमारे पास मान अलग अलग राजा, किसी ने कहा मेरे पास तो 20,000 सेना है, तो भैया तेरी 5,000 सेना मुझे दे देना। किसी ने कहा कि मेरे पास 1 लाख की सेना है, तो तेरी 20,000 सेना मुझे दे देना। समझ में आ गई? किसी ने कहा मेरे पास 10,000 सेना है, तो भाई 2,000 सेना दे देना तेरी। हाँ, तेरे पास 10,000 सेना है, आपके पास में 10,000 सेना है, तो पहले वेतन कौन देता था? खुद ही देता था राजा। अब भी आपको देना पड़ेगा। सेना, थोड़ी सी सेना मुझे दे दो और वेतन भी आप ही दोगे, मेरे पर नोट नहीं हुआ। लेकिन आपके ऊपर कोई आक्रमण किया, जैसे मान लीजिए कि हाँ आक्रमण किया भाई ने आपके ऊपर, दूसरी रियासत ने, तो आपके लिए वो लड़ेंगे, अंग्रेज लड़ेंगे। समझ में आ गया? आपको लड़ने की जरूरत नहीं, तो आपको तो बहुत बढ़िया बात है। और इस एग्रीमेंट पर जो साइन करेंगे रियासतें, उनको आपस में क्या करेंगे? दोस्ती कराएंगे, मित्रता करवाएंगे और एक दूसरे का विकास करवाएंगे। आपके विकास की जिम्मेदारी हमारी है। तो सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? बस सुनकर ही अच्छा लगा है, इसके रिजल्ट बहुत बुरे हुए, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज अपनी सेना बढ़ा ली। कहानी आ गई ना समझ में? तो ये संधि शुरुआत कर दी कब है? ये शुरुआत कब हुई? 1798 में। और क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि को अपनाने वाली भारत की पहली रियासत, सहायक संधि को अपनाने वाली, इस अलायंस सब्सिडियरी अलायंस पर साइन करने वाली, अपनाने वाली पहली प्रिंसिपल स्टेट कौन सी है? नहीं भैया, पहली रियासत तो उत्तर रहेगा हैदराबाद। भारत की सबसे बड़ी रियासत है हैदराबाद। वहां के शासक कौन है? निजाम खान। निजाम खान ने क्या कर दिए? साइन कर दिए। कब? 1798 में। और उसने कहा कि साहब आप आक्रमण कर रहे हो, किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के पास में। अरे सेना सारी ले जाओ, सारी सेना ले जाओ आपको, बस हो गया ना गेम। हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासत, इतनी बड़ी पावरफुल सेना, बंगाल की सेना, मराठों की सेना, महाराष्ट्र की, दिल्ली की सेना, अंग्रेजों की सेना, इतनी बड़ी सेना बना ली और लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया, टीपू सुल्तान को मार गिराया। समझ में आ गई कहानी? हमारी सेना हमें नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे राज कर लिया किसने? ब्रिटिश ने। ये थी उनकी संधि। समझ में आ गई ना? ये हैदराबाद की सेना और आ गई यहाँ पर, ये कहानी है। तो क्लियर हो गया? तो ये चीजें फटाफट लिख दो। और 1799 के अंदर मैसूर भी किसने कब्जे में कर लिया? ब्रिटिश ने। धीरे धीरे भारत के अंदर पांव पसारता गए कौन? ब्रिटिश। अरे 1833 के अंदर तो भारत की पूरी सत्ता किसके पास चली गई? ब्रिटिश के पास चली गई। ठीक है ना? किसके पास में? ब्रिटिश के पास में। बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 के अंदर तो पूरे भारत पर राज कर लिया। 1833 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था हमारे देश के ऊपर। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको जीता? बंगाल को जीता। मान लीजिए कि आज हमारी कंपनी है रिलायंस, भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी की, और नेपाल के अंदर एक छोटी सी कोई कारखाना खोले, फैक्ट्री खोले, धीरे धीरे कब्जे पर राज करना शुरू कर दिया जाए, तो किस देश की है वो कंपनी? इंडिया की। तो भारत का नाम खराब होगा ना, तो वो नेपाल वाला बोलेंगे भारत की कंपनी साले हमारे ऊपर राज कर रही है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए तो हमारे एक अधिकारी भेजा जाएगा। तो बस यही था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बहुत क्या थी? मुनाफे में थी, और फिर उनकी ध्यान किसके ऊपर गया? प्रशासन पर गया। तो लोग क्या कर दिए? तो पर्सनल बिजनेस खोल लिया उन्होंने और कंपनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहले कंपनी मुनाफे में थी, खूब टैक्स देते थे सरकार को, अब घाटे में दिखा रही तो टैक्स कम हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या लफड़ा है, भारत के अंदर ये क्या व्यापार करने गए, राज करने गए? तो उनके प्रशासन के तौर पर एक अधिकारी भेजा, और उस अधिकारी का नाम पहले बंगाल पर राज था, तो पद का नाम क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। 1833 के अंदर पूरे भारत पर राज हो गया, तो वही पद क्या कहलाया? भारत का गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समझ में आ गया? इस हिसाब से मैंने बताया था आप लोगों को, इस हिसाब से उन्होंने आगे आगे बढ़ा, पूरा समझाया था उस दिन। अब समझ में आ रहा है ना सारी किस हिसाब से वो धीरे धीरे देश पर राज करने लगे। ये है उनकी मानसिकता, उनको समझो। फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई उन्होंने देश के अंदर, छल कपट के माध्यम से उन्होंने देश को गुलाम बना दिया हमारे। किस हिसाब से हम बिकते चले गए, हम उसी सूरा और सुंदरों के भोगों में हमारे राजाओं ने डूब के दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो किस हिसाब से देश के ऊपर अंदर उन्होंने पांव पसार लिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। मैसूर को जीत लिया, भारत के अंदर सहायक संधि लगा दी। अब उनको देखो, पूरे भारत पर तो राज हो गया, लेकिन
छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट अभी भी बाकी पड़ी थी। 1833 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को बंद कर दिया और भारत पर शासन स्थापित कर दिया। 1833 से लेकर 1857 तक। एक बीच के अंदर जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आए, उन्होंने और ही नीति लागू कर दी कि छोटी छोटी और प्रिंसिपल स्टेट है ना उनको और कब्जे में करो। और उनकी नीति कौन सी बताओ भैया, कौन सी? डॉक्ट्राइन लैप्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे बच्चों राज्य हड़प नीति। क्वेश्चन आता है सीधा सा, राज्य हड़प नीति जिन्हें क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन लैप्स, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन लैप्स ये है। तो क्वेश्चन आता है राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी। क्या का लॉर्ड है यार? डलहौजी, ठीक है ना। डलहौजी के द्वारा शुरुआत की गई राज्य हड़प नीति की डॉक्ट्राइन लैप्स। और कब की गई? तो आपको कैसे 1848 से लेकर 1856 तक हुई थे, उसी पीरियड के दौरान। समझ में आया आप लोगों को? ये आपको कैसे है क्या डॉक्ट्राइन लैप्स, कोई बताएगा? कोई राजा है अगर उसका बेटा नहीं है तो वो साम्राज्य ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सरकार के अंडर में चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई ने बताया, बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लीजिए कोई राजा है, राजा की डेथ हो गई और उसका कोई वारिस नहीं है तो वो प्रिंसली स्टेट, वो रियासत ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश एम्पायर के अंदर चली जाएगी। या फिर मान लीजिए राजा की डेथ हो गई, बच्चा भी नाबालिग है, उम्र छोटी है, तो वो किसके अंदर चली जाएगी? ब्रिटिश के अंदर चली जाएगी। या फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी रियासत को नहीं चला पा रहे हो, ठीक है ना, तो वो किसके अंदर चली जाएगी? तो अब मेरा पहला क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत तो कर दी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में। वो ये लॉर्ड डलहौजी ये भयंकर तरीके से लूटने आए थे देश को। यस सर। ये चीज है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं और जवाब देना। राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाली पहली रियासत? राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाली, राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाली पहली रियासत, पहली प्रिंसली स्टेट जो डॉक्ट्राइन लैप्स का शिकार हुई थी, तो उत्तर आएगा सतारा। उत्तर क्या आएगा? सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है आपसे, क्या सर ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर क्या आप प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहे हो अपने स्टेट को, अपने प्रिंसली स्टेट को, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाली पहली रियासत अवध। अवध के अंदर कह दिया यूपी पर अवध के आप नहीं चला पा रहे हो, तो ये राज्य आपका किससे चला जाएगा? ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। समझ आ गया आपको? तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाली पहली रियासत, उत्तर क्या रहेगा? अवध। अवध। अवध कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। ये देखो बच्चों, अब क्या होने वाली है? 1857 की क्रांति होने वाली है। ये क्या रीजन है? धीरे धीरे छोटे छोटे कारण हैं जो क्या 1857 की क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। इतना समझ में आ गया सारा का सारा? तो ये डॉक्ट्राइन लैप्स कंप्लीट हो गई और उसके अलावा मैसूर वाला देख लिया, बक्सर के युद्ध देख लिए, अपने क्लासिक युद्ध देख लिया, किस हिसाब से ब्रिटिश ने पांव पसारे हमारे देश के अंदर, ये चीजें। तो फटाफट लिखो, अपना आगे चर्चा करते हैं। तो अब देखो किस हिसाब से ब्रिटिश सत्ता पूरे भारत को निकल ले गई भैया अंग्रेजों की नीतियां। तो अब क्या होना है? अब 1857 की क्रांति होनी है। कैसे? उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 के जो फर्स्ट रिवोल्ट, ठीक है, 1857 पहली जो 18 मतलब जो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति है, उसके कारण क्या क्या है? तो एक कारण तो ये देखो भैया कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे थे, किसान इतने तंग हो रखे थे,
अरे भाई 50% से लेकर 70% तक टैक्स व्यवस्था कर रखी थी ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत के किसानों पर। किसान वर्ग सारे परेशान। दूसरा कि पहले हमारे देश के अंदर, क्योंकि पहले मुसलमान नहीं थे, हिंदू राष्ट्र था, जब हमारे देश के अंदर बात करें अपन सल्तनत पीरियड के अंदर या मध्यकालीन जो अपन भारत का इतिहास पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर मुगलों की सत्ता या फिर मुसलमानों का राज देखते हैं अपन, हमारे देश के अंदर मुस्लिम आए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, ठीक है ना, भारत को लूटा, ये था। तो मुसलमानों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन करवाया, जबरन इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रयास किया गया। फिर ये आगे कौन, अंग्रेज आ गए, तो इनका मिशन ईसाईकरण, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो एक क्वेश्चन आता है जो सिंपल सा, वो है कि अंग्रेजों का सबसे पहले विरोध किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों का सबसे पहले विरोध किया था बच्चों किसके द्वारा? साधु संतों के द्वारा, जो एक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, मिशन ईसाईकरण था इनका, ठीक है। ये चीज है कि साधु संत भी परेशान हो गए, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। भारत एक धार्मिक देश है, हम भूखे रह लेंगे, गरीबी सहन कर लेंगे, लेकिन धर्म के मामले में भैया हमसे अगर ये तो बहुत बुरा हाल हो जाए, ये था। तो साधु संत परेशान, किसान वर्ग परेशान, और राजा लोग ये परेशान इनकी नीतियों के कारण। क्यों ऐसी ऐसी नीतियां लागू कर दी गई, तो सतारा को अपने अंडर कर लिया, और अवध को तो कुशासन आप चला ही नहीं पा रहे, किस हिसाब से, उस हिसाब से झांसी के ऊपर भी बात करें, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, उनके जो पति की डेथ हो गई थी, वो राजा हड़पना चाह रहे थे, तो इसी हिसाब से इनके पांव आगे बढ़े, तो ये क्रांति तो हो रही थी। अब हो गई 1857 की क्रांति का कारण क्या है, किस हिसाब से 1857 की क्रांति हुई, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो भाइयों कल अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर 1857 की क्रांति किस हिसाब से हुई, क्या किस हिसाब से हम लड़े, क्या क्या हमारी कमियां रह गई, पूरा पूरा देखेंगे। आज जो पढ़ाया ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई बात मन में आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।